रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा जब इस गांव के सुनसान बस स्टॉप पर वो उतरा। भरी बस से यहाँ उतरने वाला वो इकलौता राही था। गाड़ी उसे उतार कर आगे बढ़ गई तो उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। जहां तक नजरें काम कर रही थी वहां सिर्फ खेत और इक्का दुक्का पेड़ ही नजर आ रहे थे। हालांकि गर्मियों का मौसम था, मगर फिर भी दूर दूर तक कोई जीव नजर नहीं आ रहा था। जबकि आमतौर पर सर्दियों की तुलना में गर्मियों की रातों में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसान रहते ही नहीं है। उसे बताया गया था कि रात 9 बजे तक यहाँ तांगा मिल सकता है, इसलिए वो 9 बजे से पहले पहुंचने की कोशिश करे, वरना उसे 7 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय करनी होगी। मोबाइल का भी उस वक्त आविष्कार नहीं हुआ था, वरना वो कॉल करके अपने किसी कजन को ही बुला लेता। उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और एक लंबा कश खींच कर चल पड़ा। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था, जिसमें एक आध मिठाई का डब्बा समेत उसके 3-4 सूट थे। छोटी मोटी दूसरी चीजें भी थी जो उसके घर वालों ने उसकी बुआ के लिए दी थी। ये 15-20 साल पहले एक बार यहाँ आया था। सुबह निकला तो जल्दी ही था, मगर एक तो यात्रा लंबी थी और दूसरा गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए रात हो गई। शहर से यहाँ तक बस 2 ही गाड़ियां आती थी, जिनमें से एक तो पहले ही चली गई थी और दूसरी शाम 6 बजे निकलती थी। इसे शाम वाली गाड़ी मिली थी जो रास्ते में खराब हो गई, लेकिन मैकेनिक शहर से लाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत वक्त बर्बाद हुआ। और फिर ऐसा जरिया नहीं था कि जिस पर बैठकर वो यहाँ तक पहुँच सकता, इसलिए सिवाय इंतजार के और कोई चारा नहीं था। बैग कांधे पर लटकाए सिगरेट के कस लगाता वो धीरे धीरे चल रहा था। वो जानता था 7 किलोमीटर की यात्रा उसे पैदल ही तय करनी होगी, क्योंकि जिस तरह का ये इलाका था शायद इसे यहाँ इस वक्त कोई सवारी मिलती जो इसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देती। 2 किलोमीटर चलने के बाद छोटा सा एक गांव आया था, मगर ये उसकी मंजिल नहीं थी। उसे अभी 5 किलोमीटर और चलना था और ये सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। और वो भी पैदल। गांव में फिरने वाले आवारा कुत्तों से बचने के लिए उसने गांव के अंदर से गुजरने की बजाय बाहर वाले रास्ते को सही समझा। इतना तो याद था कि इसके बाद एक और गांव आना है, फिर 3 किलोमीटर के बाद उसकी बुआ का गांव आना है, जहां उसने जाना है। बुआ आपने भी रहने के लिए दुनिया के आखिरी छोर को ही चुना है। चलते चलते वो बुड़बुड़ाया। टांगों में हल्की सी थकावट महसूस हुई। हेमू, हिम्मत नहीं हारनी, अभी रास्ता लंबा है, उसने खुद से कहा और जैसे तैसे चलता रहा। दूर से नजर आने वाली रोशनी से अंदाजा हो रहा था कि रास्ते में पड़ने वाला दूसरा गांव आने ही वाला है। इन रोशनियों पर नजरें जमाए खुद को हौसला देते हुए वो चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसकी टांगे जवाब दे गई तो वो एक जगह बैठ गया। बस स्टॉप से लेकर अब तक कुछ पल के लिए वो सिर्फ 2 जगह रुका था। गांव की रोशनी अब भी बहुत दूर लग रही थी। वो सांस लेने को बैठ तो गया था, मगर अब उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से उठे। दिल चाह रहा था कि यही जमीन पर बैठकर सरहाना बनाकर सो जाए, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। काफी देर वो वहीं बैठा सिगरेट फूंकता रहा और फिर हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ। चलना ही था, तभी रास्ता कट सकता था। अभी वो चंद कदम ही चला था कि अपनी दाईं तरफ से उसे किसी चीज की भागने की आवाज आई। वो ठिठक कर रुका और आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगा। दिल की धड़कनें खुद ब खुद बढ़ गई थी। अंधेरी रात थी, उसे चंद कदम आगे का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई गीदड़ या कुत्ता होगा, उसने खुद को तसल्ली दी और एक बार फिर चल पड़ा। धड़कन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। इंसान को मुसीबत में हमेशा ईश्वर ही याद आता है, और इंसान ऐसा खुदगर्ज है कि परमात्मा को सिर्फ मुसीबत में ही याद करता है। हेमू को भी जो कुछ याद था सब पढ़ लिया और अब ईश्वर के नाम को जपते हुए चलने लगा। परम पिता परमेश्वर के नाम से दिल को काफी हद तक हिम्मत मिली थी। दूसरा गांव करीब आ गया था। हेमू को इस गांव के अंदर से ही गुजरकर जाना था, क्योंकि उसके चारों तरफ खेत थे। रास्ता सिर्फ गांव के अंदर से ही गुजरता था। गांव में दाखिल होने से पहले हेमू ने कुत्तों से बचने के लिए एक लकड़ी उठा ली थी। कहीं कहीं किसी घर के बाहर कोई हल्की सी रोशनी का बल्ब रोशन था। हेमू को किसी किसी घर के बाहर लोग भी सोते हुए नजर आए। गांव देहात में गर्मियों में अक्सर लोग बाहर ही सोते हैं। वो 2 गलियों से गुजरकर अब काफी खुले से मैदान में आ गया था। एक तरफ 2-3 कुत्ते लेटे हुए थे। इंसानी कदमों की आहट पाकर उनमें से एक ने सर उठाकर हेमू की तरफ देखा।
कुत्ते को अपनी तरफ देखता पाकर हेमू चौकन्ना हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ता लकड़ी को देखकर उस पर हमला कर दे। हाथ में पड़ी लकड़ी को उसने छुपा लिया था। कुत्ता हेमू की तरफ देखता रहा, मगर दूसरी तरफ से कोई हरकत न पाकर उसने दोबारा सर जमीन पर रख दिया। हेमू कुत्ते पर नजरें जमाए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाकर उसे तसल्ली हो गई। उसकी मंजिल अभी भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। हालांकि अब उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी, मगर मसला ये था कि यहाँ उसका कोई जानने वाला नहीं था जिसके पास वो रात गुजार सकता। हिम्मत करो हेमू, मंजिल करीब है, उसने खुद से कहा और उठ खड़ा हुआ। ऐन उसी लम्हे उस मकान का वही पुराना सा टूटा फूटा दरवाजा खुला और उसमें से एक जवान लड़की निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हेमू के करीब पहुंच गई। आप कौन है और रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़की ने करीब आते ही हेमू से पूछा। 16-17 साल की वो एक खूबसूरत लड़की थी जिसने आम सादा से कपड़े पहन रखे थे। मुझे उस गांव में जाना है, हेमू ने हाथ से एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ना चाहते हुए भी हेमू की नजरें उस लड़की के पांव की तरफ चली गई। डरो नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। हेमू की नजरों का मतलब समझते हुए लड़की ने मुस्कुरा कर कहा। हेमू ने उसे अपने शहर का नाम बताया और ये भी कि उस गांव में इसकी बुआ रहती है जिसे वो मिलने यहाँ आता था। वो गाड़ी खराब होने की वजह से लेट हो गया। इस गांव की लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ती थी। इनमें से एक लड़की मेरी क्लास फेलो और बहुत अच्छी दोस्त निरंजना भी थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कई साल हो गए उसे देखा ही नहीं। लड़की ने अजीब से दुख भरे लहजे में हसरत से कहा। निरंजना तो मेरी कजन का नाम भी है, हेमू ने अचानक कहा और अपनी बुआ का नाम बताकर पूछा। ओह, निरंजना वही तो नहीं? हेमू की बुआ का नाम सुनते ही लड़की की आंखों में चमक सी उभरी। हाँ हाँ, बिल्कुल वही है, उसके बाबा का नाम भी यही था। आप उसके कजन हैं? हाँ, मैं उसका कजन हूँ, हेमू ने कहा और साथ ही उसका नाम भी पूछ लिया। मेरा नाम सीमा है। हैरत की बात यह थी कि वो काफी देर से यहाँ खड़ी इससे गुफ्तगू कर रही थी, जैसे उसे कोई जल्दी नहीं है और ना ही उसे घर वालों की तरफ से कोई मसला है। आप ऐसा करें, हमारे घर रात गुजार लें, सुबह होते ही चले जाना। वैसे भी आपने काफी रास्ता पैदल तय किया है, थक गए होंगे। मैं वहां खड़ी देख रही थी जब आपको कुत्तों ने घेरा था। मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं छुपकर देख रही थी। सीमा के आखिरी शब्द सुनकर हेमू को हंसी आ गई। लड़की की ऑफर बुरी नहीं थी। पैदल चलकर तो वाकई वो बहुत ज्यादा थक चुका था, मगर यूं किसी अजनबी लड़की के घर में रात गुजारना भी ठीक नहीं था। शायद इसके घर वालों को ये बात अच्छी ना लगे। हेमू ने सोचा और अपनी सोचों का इजहार उस लड़की से भी कर दिया। घर में सिर्फ मेरी माँ है, लड़की ने कहा तो हेमू को और भी हैरत हुई। आप मेरी दोस्त के कजन हैं तो मेरे लिए भी अजनबी नहीं रहे, लड़की ने मुस्कुराकर कहा। तो हेमू को अपने सवाल का जवाब मिल गया। लड़की ने हमदर्दी में हेमू को रात गुजारने का कहा था ताकि उसे और ज्यादा कोई परेशानी ना हो। सुबह आराम से यहाँ से जा सकते हैं। हेमू ने एक पल सीमा की ऑफर पर गौर किया और फिर अपना बैग उठाकर उसके साथ चल पड़ा। बचे हुए 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने की बजाय बेहतर था कि बाकी बचने वाली रात वो यहाँ गुजार कर सुबह होते ही आगे रवाना हो जाता। घर में दाखिल होते ही हेमू को कड़ी हैरत हुई। एक कमरे के आगे छोटे से आंगन में 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। उनमें से एक पर कोई चादर ओढ़े सो रहा था, जबकि दूसरी खाली थी, जो शायद सीमा की थी। हेमू को हैरत इस बात पर हुई थी कि घर बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे यहाँ एक लंबे समय से कोई रहता ही नहीं है। इकलौते कमरे का दरवाजा भी गायब था। आप इस पर लेट जाएं, सीमा ने एक तरफ पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए हेमू से कहा। हेमू को लगा कि घर में ये दोनों ही रहती हैं और शायद इनका कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए गुर्बत की वजह से घर का ये हाल है। हेमू ने बिना कोई सवाल किए अपना बैग जमीन पर रखा और चारपाई के ऊपर लेट गया। आपको भूख तो नहीं लगी? सीमा को शायद ख्याल आया कि हेमू भूखा होगा। हेमू को हालांकि भूख महसूस हो रही थी, मगर घर की हालत और वक्त की वजह से वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से रात के इस वक्त ये लोग तंग हों। बेटी कौन है? अचानक सीमा की माँ ने मुंह से चादर हटाकर पूछा। माँ, वो मुसाफिर है, उसे दूसरे गांव जाना है। मैंने कहा रात ज्यादा हो गई है, हमारे घर रात गुजार ले, सुबह चले जाना। सीमा ने अपनी माँ को जवाब दिया। अच्छा किया बेटी, शायद ये हमारे काम आ जाए, सीमा की माँ ने कहा और चादर दोबारा अपने ऊपर खींच ली। हेमू सीमा की माँ के शब्द शायद ये हमारे काम आ जाए सुनकर चौंक गया था। मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? हेमू ने सीमा से पूछा। कुछ नहीं, आप आराम करें, माँ ने तो बस यूं ही कह दिया है। हेमू चुप हो गया।
अलबत्ता उसके दिमाग में अभी भी कई सवाल थे। शायद ये लोग इससे कुछ पैसों की मदद चाहते हों। हेमू ने सोचा और करवट बदल ली। उसने सोच लिया था कि सुबह जाने से पहले वो इन लोगों की मदद जरूर करेगा। थकावट की वजह से हेमू को जल्दी नींद ने घेर लिया। सुबह सूरज की किरणें उस पर पड़ी तो वो नींद से जागा था। पहले पहल तो उसे समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है। फिर रात का सारा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो जल्दी से चारपाई से उठा और इधर उधर देखा। वहां सिवाय उसके और कोई नहीं था। अलबत्ता आंगन में टूटी चारपाइयां मौजूद थी। उनको देखकर लगता था जैसे बरसों से कोई इन पर लेटा ही नहीं है। हेमू कुछ देर यूं ही बैठा इंतजार करता रहा कि शायद सीमा या उसकी माँ आ जाए। कुछ मिनट तक जब कोई ना आया तो सीमा को आवाज देता अंदर कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में एक टूटी कुर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं था। कमरे की हालत भी घर जैसी ही थी। हेमू को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। रात वाला सारा किस्सा उसे एक ख्वाब की तरह लग रहा था, मगर हेमू की इस घर में मौजूदगी भी हकीकत थी जो ये जाहिर कर रही थी कि हेमू इस घर में अपनी मर्जी से नहीं था। यकीनन उसे कोई लाया था। उसे यहाँ लाने वाली वही लड़की अब नजर नहीं आ रही थी और घर की हालत से लग रहा था जैसे बरसों से यहाँ कोई रहता ही नहीं है। हेमू के इस घर से निकलते देखकर लोगों ने अजीब सी नजरों से उसे देखा था, जैसे हेमू इंसान की बजाय कुछ और हो। अपनी बुआ के घर में पहुंचने तक हेमू रात वाले किस्से के बारे में ही सोचता रहा। हेमू की बुआ और कजन उसे अचानक देखकर बहुत खुश हुए। उनके पूछने पर हेमू ने बताया कि वो रात को आया था। लेट होने की वजह से पिछले गांव में किसी ने उसे अपने घर रोक लिया था, इसलिए वो सुबह सुबह यहाँ आ गया है। हेमू ने थोड़ा बहुत बताया। रात वाला किस्सा वो गोल कर गया था। तीसरे दिन हेमू का कजन उसको लेकर अपने एक दोस्त को मिलने गया। वो वही गांव था जहां हेमू को वो लड़की मिली थी। बातों बातों में हेमू ने अपने कजन के दोस्त से इस घर के बारे में पूछा तो वो लड़का चौंक पड़ा। भाई आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उस लड़के ने कहा तो हेमू ने सारी बात उसे बता दी। हेमू की बात सुनकर उसका कजन और दोनों दोस्त उछल पड़े। वो दोनों हेमू को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें इसकी दिमागी हालत पर शक पड़ गया हो। ऐसे क्यों देख रहे हो? हेमू ने हैरत से पूछा तो जवाब में जो कुछ उन्होंने बताया उसे सुनकर हेमू उनको आंखें फाड़े देखता ही रह गया था। उसके कजन ने बताया कि हेमू जिसकी तुम बात कर रहे हो वो मकान कई सालों से बंद पड़ा है। इस घर में वाकई माँ बेटी रहती थी। धर्म से तो वो पारसी थे, मगर दोनों माँ बेटी बहुत ही अच्छी औरतें थी। इस गांव में पारसियों के और भी कई घर हैं और सब बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं। सीमा और उसकी माँ भी ऐसी ही थी। एक रात किसी को बिना बताए पता नहीं वो दोनों कहाँ चली गई। गांव के लोगों ने उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश की, मगर उनका कोई सुराग ना मिला। और तुम कह रहे हो कि तुमने कल रात उनको इसी घर में देखा है? हेमू के कजन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हेमू ने उसे सीमा की उम्र और कद काठ भी बताया। उसके कजन का दोस्त चौंक पड़ा। हाँ बिल्कुल वो ऐसी ही थी, उसके दोस्त ने जोश से कहा। बात किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। तीनों उठकर उस मकान को देखने चल पड़े। वहां सिवाय खामोशी के और कुछ भी नहीं था। हेमू ने घर का नक्शा इन्हें बताया था, हूबहू वैसा ही था। चारपाइयां अब भी वैसी ही पड़ी थी। दिमाग में कई सवाल लिए वो तीनों वापस आ गए। अलबत्ता हेमू को ये जरूर पता चल गया था कि सीमा नामी वो लड़की अगर चुड़ैल नहीं है तो इंसान भी नहीं थी। उसे याद आया कि उस रात सीमा ने कहा था कि वो उसे कब से देख रही है, मगर आगे नहीं आई क्योंकि उसे कुत्तों से डर लगता है। जानवरों में ये खासियत है कि वो कोई ऐसी चीज देख लेते हैं जो इंसानों को नजर नहीं आती। हेमू ने अपनी कजिन निरंजना को सारी बात बताई तो वो भी उछल पड़ी। बिल्कुल भाई, सीमा नाम की एक पारसी लड़की मेरे साथ पढ़ती थी और कई साल पहले वो जब कई दिन स्कूल नहीं आई तो टीचर ने उसके घर स्कूल के चौकीदार को भेजा था। चौकीदार के मुताबिक सीमा और उसकी माँ रहस्यमयी तौर पर लापता है और अब आप कह रहे हैं कि वो आपको अपने ही घर में मिली है। शायद वो वापस आ गई हो। सीमा ने अपना ख्याल पेश किया, मगर हेमू जानता था कि बात कुछ और है। अगर वो वापस आ गई होती तो उनके घर की हालत वैसी ना होती और वो दिन में भी उन्हें मिलती। उसके गांव वालों ने तय कर लिया था कि वो इस कहानी का पता लगा कर रहेंगे। अगली रात इसी गांव में मैं अपने कजन के दोस्त के घर में मौजूद था। रात के 11:30 बजे वो उसके घर से निकला और सीमा के घर के बाहर आकर बैठ गया। उसे वहां बैठे सुबह हो गई, मगर उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसे सीमा नजर नहीं आई थी। अगली रात वो फिर वहीं मौजूद था। रात 12:30 बजे का वक्त होगा जब हेमू को सीमा के घर के पास सफेद सा एक साया नजर आया। हेमू उसकी तरफ चल पड़ा। उसके करीब पहुंचने से पहले ही हेमू सीमा को पहचान चुका था। सीमा सफेद चेहरा लिए हेमू को करीब आते देखती रही। कौन हो आप? हेमू ने करीब पहुंचते ही कहा। मेरे पीछे आ जाओ।
सीमा ने कहा और वापस घर की तरफ चल पड़ी। हेमू ने एक पल सोचा और फिर सीमा के पीछे चल पड़ा। हेमू सीमा के पीछे घर में दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बिल्कुल उसी रात की तरह आज भी चारपाई पर एक वजूद चादर ओढ़े सो रहा था। कदमों की चाप सुनकर उसने चेहरे से चादर हटाई और पूछा कि कौन है। माँ, हेमू है। सीमा का जवाब सुनते ही उसने फिर से चादर अपने ऊपर खींच ली। सीमा ने उसे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। हेमू भी हैरान था, उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के बीच में खड़ी जमीन को घूर रही थी। हम कई साल से यहाँ है। सीमा ने फर्श की तरफ उंगली से इशारा किया। हेमू को समझ में कुछ नहीं आया था। उसने चौंक कर सीमा को देखा। वो जमीन को घूर रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर हेमू को देखा और बताना शुरू किया। कुछ साल पहले एक रात हम माँ बेटी घर में सो रही थी कि अचानक 3 नकाबपोश लड़के दीवार फलांग कर अंदर आए और हम दोनों माँ बेटी को जागने से पहले ही काबू करके रस्सियों से जकड़ दिया। वो तीनों लड़के इसी गांव के ही रहने वाले थे और चोरी की नियत से नहीं आए थे। वैसे भी हमारे घर में सिवाय मेरे और कोई कीमती चीज नहीं थी और वो मेरे लिए ही आए थे। न जाने कब से वो मुझ पर अपनी राल टपकाए बैठे थे। उन्होंने बारी बारी अपनी हवस मिटाई। इस बीच उनमें से एक के चेहरे से नकाब हट गया। मैंने उसे फौरन पहचान लिया था कि वो गांव के किस घर से है। मैंने सोच लिया था कि सारे गांव के सामने उनको जलील करूंगी और शायद ये बात वो भी जान गए थे। इसलिए उन्होंने मुझे और मेरी माँ को खंजर मारकर कत्ल कर दिया। मेरी माँ की आंख खुली तो वो हमारे कमरे के कच्चे फर्श की मिट्टी बराबर कर रहे थे। एक तरफ मेरी माँ बैठी खामोशी से उन्हें देख रही थी। मैंने अपनी माँ को आवाज दी और भागकर उनके करीब पहुंची। हैरत की बात यह थी कि मेरी आवाज उन तीनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो बाहर जाने लगे तो मैंने उनका रास्ता रोकना चाहा, मगर वो ऐसे गुजर गए जैसे मैं उनके सामने थी ही नहीं। मेरा वजूद केवल धुएं की तरह था। उसके बाद आज तक कई लोगों को बताने की कोशिश की, मगर ना किसी को मैं नजर आती थी और ना ही उनको मेरी आवाज सुनाई देती थी। उस रात आपने मुझे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप पहले इंसान थे जिसको मैं नजर आ रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि आपको अपनी सारी कहानी सुनाऊंगी और अगर आप हमारा कुछ कर सकते तो ये आपका हम पर एहसान होगा। वो लोग आज भी इसी गांव में रहते हैं। मैं रोज उनको देखती हूँ मगर कुछ कर नहीं सकती। मुझसे क्या चाहते हो? हेमू ने पूछा। आप हमें इंसाफ दिला दे, पुलिस के पास जाएं और उनको सारी कहानी सुनाकर उन लोगों को पकड़वा दे। मैं खुद पुलिस में हूँ। मैंने जैसे ही उन पर यह बात खोली तो सीमा ने बेयकीनी से हेमू को देखा, जैसे उसे हेमू की बात का यकीन ही ना आया हो। वाकई सीमा के लहजे में हैरत और खुशी थी। हाँ, मैं पुलिस में हूँ और अच्छे ओहदे पर हूँ, मगर ये फिर भी मुमकिन नहीं है क्योंकि अदालत सबूत मांगती है और हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि वो तीनों कातिल हैं। और अगर मैं आपकी सुनाई सारी कहानी सुना भी दूं तब भी कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा मेरा मजाक बनाया जाएगा। हेमू की बातें सुनकर सीमा के चेहरे पर मायूसी फैल गई। अलबत्ता मैं एक वादा जरूर करता हूँ कि आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके बाद हेमू जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन हेमू यहाँ से वापस चला गया। ठीक 15 दिन बाद एक एक करके वो तीनों लड़के गायब हो गए। उनको बहुत तलाश किया गया मगर वो ना मिले। एक सुबह सीमा के घर के बाहर से तीनों की जली हुई लाशें मिल गई। पता नहीं कैसे ये बात सारे गांव में फैल गई थी। इनसे इंतकाम लिया गया है, उसकी माँ की आत्मा ने मारा है। उसके साथ दुष्कर्म करके इन लोगों ने उसे मारकर उनके घर में ही दबा दिया था। गांव के लोगों ने इस बात की तहकीकात के लिए सीमा के घर में बने कमरे की खुदाई की। वहां से 2 ढांचे मिले थे। हेमू कई महीने बाद दोबारा अपनी बुआ से मिलने आया था। सीमा के घर के सामने से गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उस घर की तरफ उठ गई, मगर वहां कुछ नहीं था और हेमू ये बात जानता था कि सीमा उसे अब कभी नजर नहीं आएगी क्योंकि उसकी आत्मा इंसाफ के लिए भटकती फिर रही थी और उसे इंसाफ मिल गया था। हेमू ने अपने साथियों की मदद से उनको अगवा किया और फिर एक रात हेमू ने उनको उस रात का सारा किस्सा हूबहू सुनाया तो वो उछल पड़े। वो तो समझ रहे थे कि उनको किसी ने देखा ही नहीं है, मगर वो ये बात भूल गए थे कि जो जमीन के अंदर तक का हाल भी जानता है वो उनकी हरकत से कैसे बेखबर रह सकता था। पीड़ित चाहे कोई भी हो, उस ईश्वर के नजदीक पीड़ित ही होता है। ये कैसे हो सकता है कि वो उसे इंसाफ ना दिलाए? हेमू ने सीमा के कहने पर उनको आग लगाई थी। वो लोग सीमा को नहीं देख सकते थे, इसलिए नहीं जान पाए कि हेमू को किसने बताया। उनके मरते ही सीमा ने हेमू को शुक्रिया कहा और हमेशा के लिए नजरों से ओझल हो गई। ऊपर वाले ने उस रात शायद इसलिए गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया था कि लेट हो जाए और सीमा से मिले। कभी कभी जो काम देखने में किसी एक के लिए बुरा होता है
वही काम दूसरे के लिए कितना फायदेमंद होता है वो ईश्वर ही बेहतर जानता है। बेशक उसके रंग वही जानता है। हम इंसान सिर्फ अपना सोचते हैं और परमात्मा पूरे संसार का। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।